देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं किसान महापंचायत की खबर के साथ। गाजीपुर बॉर्डर में किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरह डटे रहे और गिरफ्तारी की अटकलों को खारिज किया, उसके पीछे उनके भाई का साथ भी अहम है। नरेश टिकैत की अगुवाई में मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत, जिसमें भारी हुजूम देखा। जिधर नजर दौड़ाएं उधर किसान ही किसान। ये नाराज किसान उस आंदोलन में नई जान फूंक रहे हैं जो 26 जनवरी की हिंसा के नतीजे में दम तोड़ता दिख रहा था। किसान नेता नरेश टिकैत के बुलाने पर ये सभी किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत के लिए जुटे। उत्तर प्रदेश में पहली दफा नए कृषि कानूनों के खिलाफ इतना बड़ा हुजूम देखने को मिला। महापंचायत में कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों से कहा गया कि अगर वो चाहें तो शनिवार से दिल्ली सीमा पर आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। वहाँ इतनी दुनिया जानी, आज कोई ज्यादा निर्णय न लियो वहाँ जाने का। ये आदमी झुक कर भी अपनी व्यवस्था बढ़ावे। आज तो मैं घर जाऊँ, कल को जिसका भी मिजान है बिल्कुल वो न बढ़ाई हो बात। अब जाना यह लेन लगाओ, उनका काम चलता रहना चाहिए। किसानों की इस भीड़ में आंदोलन का साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसे सियासी दलों के नुमाइंदे भी आए और उन्होंने किसानों का हर हाल में साथ देने का वादा करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। अगर राकेश जी रोएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ये हो कि जब तक किसान के पक्ष में ये बोलते नहीं, या कि अपनी पार्टी को मना ले, अपने मुख्यमंत्री को मना ले, अपने नेताओं को मना ले, प्रधानमंत्री को मना ले और पीछे या आपकी बात मान ले। बताओ, दोनों छोर की बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग एक तरफ ही करनी पड़ेगी। पंजाब के किसान लाला लाजपत राय की वंशज है। जिस पंजाब के किसानों ने जलियांवाला बाग में अपने प्राणों की आहुति दी, उस पंजाब के किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी अगर आप कहोगे तो उत्तर प्रदेश का भी किसान इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे भाइयों को अपमानित मत करो। महापंचायत से एक दिन पहले लग रहा था कि दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन के पांव उखड़ गए हैं, लेकिन राकेश टिकैत के भावुक भाषण, आंसुओं और आंदोलन में डटे रहने के बयान ने आंदोलन के पैर फिर से जमा दिए हैं। महापंचायत में जमा किसानों की भीड़ से इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अन्ना हजारे ने कृषि कानूनों के खिलाफ अब अनशन न करने का फैसला किया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने ये ऐलान किया। यही नहीं, अन्ना ने किसानों के हित में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार से अनशन करने का ऐलान किया था। तो कर्नाटक में राजनीतिक समीकरण फिर से बदल गए हैं। बीजेपी और विपक्षी दल जेडीएस ने हाथ मिला लिया है। इसमें कांग्रेस अब अलग थलग पड़ गई है। बीजेपी का उम्मीदवार उपसभापति प्लान के मुताबिक जेडीएस की मदद से चुन लिया गया है। जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी के येडियुरप्पा, एक दूसरे को फूटी आंख न भाने वाले दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया है। दोनों अब साथ साथ हैं, इस बात को भुलाकर कि येडियुरप्पा ने कुमारस्वामी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। अभी भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को छोड़कर कौन कौन इस देश को बचेगा, देश को रक्षण करेगा, उन सबके साथ हम हाथ मिलेगा। यहाँ से कर्नाटक में भी वही काम हम कर रहा है। हालांकि 2006 में भी दोनों पार्टियां साथ आ चुकी हैं। तब येडियुरप्पा के समर्थन से कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार दोनों पार्टियां विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के चुनाव को लेकर साथ आई, जिसको लेकर पिछले महीने काफी हाथापाई हुई थी। पिछहत्तर सदस्यों वाली विधान परिषद में जेडीएस के 13 सदस्य हैं, जिसको बीजेपी ने सभापति के लिए समर्थन देने का फैसला किया है और 31 सदस्यों वाली बीजेपी का उपसभापति होगा। 29 सीटों के बावजूद कांग्रेस किनारे है। Yesterday they have decided
to support the बीजेपी हमें विधान परिषद अध्यक्ष के लिए मदद करेगी और हम उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी को समर्थन देंगे। बीजेपी कैंडिडेट। बात साफ है कि जेडीएस पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखने वाला पार्टी है और उनका अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ था पहले से। अभी ऑफिशियल हुआ है तो वो कभी भी सेक्युलर का ड्रामा करते हैं, मगर हकीकत में वो सेक्युलर है नहीं। जेडीएस के साथ तालमेल करके कहते हैं कि येडियुरप्पा ने एक तीर से दो निशाने साधे। जेडीएस का साथ छूटने से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। वहीं येडियुरप्पा ने इस तालमेल के जरिए अपने विरोधियों को सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि अगर वो बगावत पर उतारू भी हो गए तो येडियुरप्पा सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। असम में मानवाधिकार से जुड़े वकीलों ने एक नई पहल की है। इन लोगों ने संविधान केंद्र बनाए हैं जो संविधान और जनता के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रही है। असम के ग्रामीण इलाकों में हजारों लोग अपनी नागरिकता साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में ये संविधान केंद्र इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। बारपेटा जिले के कलगचिया में रहने वाले 69 साल के किसान सईद अली परेशान हैं। 1997 से ही उन्हें संदिग्ध मतदाता बना दिया गया था। उनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है, वोट दे नहीं सकते, एनआरसी से बाहर है। अब वो विदेशी ट्राइब्यूनल में मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खुद को भारतीय नागरिक साबित करने का उनके पास ये इकलौता मौका है, लेकिन पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो नहीं जानते कि अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें। ग्रामीण इलाका है, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं। हमारे जैसे बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए हम परेशानी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारे पास संविधान है, लेकिन हम मुश्किल से अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। आखिरकार अली जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है। एक नया संविधान केंद्र बना है जो उन्हें नागरिकता से जुड़े मामलों पर कानूनी मदद देने के लिए गणतंत्र दिवस के दिन से चल रहा है। ऐसे 3 और केंद्र हाल ही में असम के दूसरे इलाकों में शुरू हुए हैं, जहां वॉलंटियर्स ग्रामीण इलाकों में लोगों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। अगर वो हमें अच्छे से समझाएं, कानून समझने में हमारी सहायता करें तो ये हमारी एक बड़ी मदद होगी। हमें पहले कभी भी ऐसी मदद नहीं मिली, हालांकि हमने पहले भी राजनेताओं और नेताओं से इस बारे में संपर्क किया। सिर्फ कानूनी सलाह ही नहीं, संविधान केंद्र में संविधान सभा भी होंगे जहां पे वरिष्ठ लोग आएंगे, गांव के लोगों के साथ बातचीत होगी और उनको संविधान के बारे में समझाया जाएगा। संविधान केंद्र कुछ युवा वकीलों के दिमाग की उपज है, जिनका नेतृत्व अमन वदूद कर रहे हैं। वो एनजीओ और स्वतंत्र ट्रस्ट के जरिए ऐसे केंद्र बना रहे हैं। प्रस्तावना इस शब्द के साथ शुरू होती है, हम भारत के लोग, लेकिन हकीकत में संविधान और लोगों के बीच बड़ा फासला है। हमारे जहन में यह ख्याल आया कि एक पुल बनाकर इस फासले को खत्म करना है। असम में क्या हो रहा है? भारतीय नागरिकों पर बेतरतीब ढंग से विदेशी या अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है। आप उनसे उनकी गरिमा छीन लेते हैं। संविधान उनके अधिकार को संरक्षित करता है, लोगों को यह बताने की जरूरत है। ये संविधान का प्रॉब्लम तो हर जगह है, क्योंकि हमारे संविधान अभी खतरा में है। लेकिन असम का बात थोड़ा सा अलग है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ असम में डी वोटर का इशू है। असम में डाउटफुल वोटर है, ये संविधान के खिलाफ है और ये संविधान केंद्र कोशिश कर रहा है कैसे डी वोटर का समस्या को रिजॉल्व कीजिए। देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन सत्र पहले से ही लोकप्रिय है, बहुत सारे नागरिकों के लिए उम्मीद जगाते हुए, जो मानते हैं कि उन्हें विदेशी होने की बेजा तोहमत झेलनी पड़ रही है। असम से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद में एयरटेल अब 5G लाने वाला है, यानी अब डाउनलोड अपलोड स्पीड वो तेज हो जाएगी। ये डाउनलोड अपलोड तेजी से होंगे। आंध्र और तेलंगाना के लिए भारतीय एयरटेल के सीईओ ने एनडीटीवी से कहा कि मौजूदा स्पेक्ट्रम में ही 5G संभव है। देखिए आपने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया और उससे क्या लग रहा है कि 5G आ रहा है और हमारे पास आ ही जाएगा।
थैंक यू उमा। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हमें बहुत खुशी है। एयरटेल हमेशा एक पायनियर रहा है। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लानी है, हम पहले लाए हैं। एज पार्ट ऑफ दैट वी डिलाइटेड टू रियली शोकेस द फर्स्ट लाइव कमर्शियल टेस्ट यूज़ ऑफ 5G इन आवर ओन सिटी इन हैदराबाद। आज हैदराबाद शहर में हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम एक एग्जिस्टिंग 5G हैंडसेट्स और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यूज़ करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम में, जिसमें 4G और 5G कंकरेंटली काम कर सकता है। यानी कि ये पॉसिबल है बिना इंतज़ार किए कि अभी नया स्पेक्ट्रम अनाउंस होगा और सब खरीदेंगे। आप कह रहे हैं जो 4G का स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसी पर आप चला सकते हैं? हाँ जी, हमारा जो 1800 बैंड है उसमें हम ये दिखा रहे हैं 4G और 5G में। आज जो लाइव केस हम दिखाने वाले हैं आपको। ओके, लाइव टेस्ट आप हमें दिखाइए कि स्पीड में कितना फ़र्क आएगा। बिल्कुल हम दिखाएंगे। आज अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एयरटेल 5G सिम है। यहाँ पे ये हम एक स्पीड टेस्ट में गए हैं और हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि 5G में स्पीड आपको क्या मिलती है। डाउनलोड स्पीड्स आप देखेंगे। टू 270 Mbps। एंड अगर आप अपलोड स्पीड्स देखेंगे 50+ Mbps। उमा जी, ये तो हो गया सिर्फ स्पीड्स, पर एक नॉर्मल कस्टमर ये पूछना चाहता है कि अगर मेरी एक GB की फ़ाइल है, कोई मूवी फाइल है, कुछ है, उसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। हम गूगल गए हैं और हम एक 1 GB फाइल अभी हम डाउनलोड करेंगे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 GB फाइल अभी हम डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। एंड देखिए कितना टाइम लगता है एक 1 GB फाइल को डाउनलोड करने में। इसे कहते हैं ब्लेजिंग स्पीड। बट मैं फिर बोलूँगा कि 5G इज़ जस्ट नॉट अबाउट स्पीड। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ठीक है, ये एक इसका एप्लीकेशन है। 5G इज़ अबाउट लेटेंसी, अबाउट कॉन्करेंसी। एंड ये सारा एप्लीकेशन जो इकोसिस्टम है अभी इंडिया में डेवलप हो रहा है। हमें फ़ख्र है कि इंडिया में एयरटेल इज़ लीडिंग दैट पीस। वी आर पार्टनरिंग विद द इकोसिस्टम एंड एज एंड व्हेन 5G कम्स, एयरटेल विल बी द पायनियर टू लॉन्च दैट। राजस्थान के भीलवाड़ा में खेड़ा के 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप यह है कि इन लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई है। सरकार ने इन लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। सरकार ने आबकारी विभाग और पुलिस के कुल 12 लोगों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। ओडिशा के बहरामपुर में 8 वर्ष की एक बच्ची मौत से संघर्ष कर रही है। आरोप यह है कि उस पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। डॉक्टर इस बच्ची की जान बचाने में जुटे हैं, जबकि पुलिस मामले की छानबीन कर हमलावरों का पता लगा रही है। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग इसमें झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरते वक्त यहां धमाका हो गया, जिससे बहुत तेजी से आग फैल गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। गुजरात के सूरत में एक डाइंग मिल में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है।